नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी स्टेट को ध्यान में रखते हुए हमने पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज चला रखी है, उसी सीरीज की एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरा जो प्रयास है वो सार्थक लग रहा होगा, आपसे आप लाभान्वित होंगे। तो उसका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि हिंदी भाषा और उसका विकास। उसी क्रम में आज ये चौथी वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है, हिंदी में मिलावट नहीं खपती, उसका व्याकरण नियमबद्ध है। यह कथन किसका है? तो जो ये कथन के कहने वाले हैं, यानी जो कथन के व्याख्याता हैं जिन्होंने इस कथन को कहा है, वो हैं अमीर खुसरो, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि देखिए, हिंदी भाषा में मिलावट नहीं रमती है, मिलावट नहीं खपती है, उसका अपना एक व्याकरण है, उस व्याकरण के अनुसार ही हिंदी जो है वो आगे चलती है। अगला जो प्रश्न है वह किस क्षेत्र में ब्रज बोली नाम से ब्रज भाषा का एक अलग रूप चल पड़ा है? ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कॉलेज कैडर तक के एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो ये पूछना चाह रहा है कि किस क्षेत्र में ब्रजबुली नाम से ब्रज भाषा का एक अलग रूप चल पड़ा है। वो जगह है पश्चिमी बंगाल, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में वैसे तो बंगाली जो है वहाँ की प्रचलित भाषा है, लेकिन ये ब्रजबुली नाम से वहाँ पर भी बोली जाती है। तो ब्रज भाषा का एक अलग रूप ही बंगाल में चल पड़ा है, जिसका नाम है ब्रजबुली। अगला जो प्रश्न है वो है, बहमनी राज्य के दफ्तरों में किसे सरकारी जवान का पद प्राप्त था? यानी जो विजयनगर और बहमनी जो राज्य थे, उनके दफ्तरों में किसे सरकारी जवान का पद प्राप्त था? तो वहाँ उस समय में तो हिंदी भाषा को ही जो सरकारी जवान का पद प्राप्त था। हालांकि उस समय में उर्दू और फारसी का भी काफ़ी बोलबाला था, लेकिन हरिहर और बुक्का ने हिंदी को ज़्यादा प्राथमिकता दी, क्योंकि विजयनगर और बहमनी राज्य को ताकतवर राज्य बनाने में हरिहर और बुक्का का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर है ग, हिंदी को। प्रश्न संख्या 4, किस घटना के बाद खड़ी बोली में अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता होने लगी थी? यानी ये कह रहे हैं कि हमारी जो भाषा है हिंदी, वो जो उसका प्राचीन जो रूप था, वो खड़ी बोली में भी अरबी और फारसी के जो शब्द है वो आने लगे थे। तो वली नाम के एक राजा आए थे जिनकी दिल्ली यात्रा हुई थी, और दिल्ली यात्रा के बाद खड़ी बोली, जो कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हमारे हरियाणा का जो ये यमुना बेल्ट है, यहाँ पर खड़ी बोली जो है वो बोली जाती है। तो उस यात्रा के बाद हमारी हिंदी भाषा के अंदर जो है वो अरबी और फारसी के शब्दों को भी जो है जोड़ा गया और वो उनको भी बोला गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, वली की दिल्ली यात्रा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत अंग्रेजी को कब तक राजभाषा बनाया था? यानी हमारे संविधान में ऐसा कौन सा प्रावधान रखा गया जिसमें अंग्रेजी को कब तक के लिए जो है राजभाषा बनाया गया? तो ये प्रावधान जो था वो रखा गया था 1965 तक, यानी 1947, 1952-53 से लेकर के 65 तक का जो पीरियड था, जो समय था, उसमें अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाया गया था, सिर्फ एक ट्रायल के बेस पर। लेकिन जो है वो अभी तक जो राजभाषा हमारी बनी हुई है। तो उत्तर होगा 1965 तक।
अगला प्रश्न है, जाटू किस बोली का नाम है? तो जो जाटू है, जैसे नाम से ही पता चल गया कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जाटू मतलब नहीं, जाट बेल्ट में, जहां पर जाट संप्रदाय के जो लोग हैं, जाट धर्म के जो लोग हैं, हिंदुओं में एक धर्म है जाट, जिसको रागड़ कहते थे, क्योंकि उन्होंने का महमूद गजनबी को जो है उसको भी सबक सिखाया था, उसको भी काफ़ी हानि उन्होंने पहुंचाई थी। तो ये बांगरू भाषा है, जिसको हम देहाती जो भाषा बोलते हैं, वही उसी को हम कहते हैं जाटू, यानी जाटों के या देहात के लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है उसको हम जाटू बोली के नाम से जानते हैं, बांगरू कहते हैं। अगला है, वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय का शिलालेख किसके नाम का सर्वप्रथम प्रमाण है? क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर जो प्रमाण है वो है वैदिक संस्कृत का, जो कि हमारे ग ऑप्शन में जो है वो दिया हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, 9 और 10। चलिए, नागर, उपनागर और ब्राचड़ की अपभ्रंश के भेद किसने माना है? देखो, कहते हैं नागर को और उपनागर और ब्राचड़ को अपभ्रंश के भेद किसने माना, यानी उस आचार्य का नाम बताओ, उस विद्वान का नाम बताओ जिसने नागर, उपनागर और ब्राचड़ जो की भाषा हैं उनको अपभ्रंश के अंदर ही माना, उन्हीं का अपभ्रंश का ही उनको भेद माना है। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल से अलग हैं ये, क्योंकि वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी, लेकिन उन्होंने ये वक्तव्य नहीं पेश किया। इसको पेश करने वाले हैं मार्कंडेय। तो मार्कंडेय ने कहा था कि नागर, उपनागर और ब्राचड़ जो है वो अपभ्रंश भाषा के ही भेद हैं। अगला प्रश्न है, अवधि की प्रेमाख्यानक कृति लक्ष्मण सेन पद्मावती के रचनाकार कौन थे? तो अवधी भाषा में जो उनका प्रेम आख्यानक एक जो ग्रंथ रचा गया, नाम था लक्ष्मण सेन पद्मावती, के जो रचनाकार हैं वो हैं दासो, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है। सही उत्तर है दासो। अगला जो प्रश्न है वो है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से किसे हिंदी कहा जाता है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से खड़ी बोली यानी पश्चिमी हिंदी को ही जो है वो हिंदी माना गया है, क्योंकि जो पश्चिमी बेल्ट मैंने आपको बताई, जैसे बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, सहारनपुर और गाजियाबाद का जो बेल्ट है, और हमारे यहाँ पानीपत के से लेकर के कैराना जो जोन है, ये सभी का है खड़ी बोली जो है वो बोलता है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी का कहा जाता है किसको? पश्चिमी हिंदी को। तो ख उत्तर जो है वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था? तो यानी जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने देवनागरी लिपि, जो कि हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है, उसमें सुधार समिति का कब गठन किया था? तो वो गठन किया था 1947 में, 1947 के अंदर किया था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश उस दौरान भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, तो उसमें भी रखा गया। अगला जो प्रश्न है वो है 12वां, ए की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी वो कहना चाह रहा है कि जो अ है, अ, आ, ई, उ, तो ऐसे जो 12 खड़ी थी क, क, को के, उसको खत्म किया था। वो कह रहे हैं कि कौन थे? तो वो समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। तो नरेंद्र देव ने कहा कि जो अ की 12 खड़ी है वो अब जो है वो मानी नहीं जाएगी, तो उसको अस्वीकृत कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान अतुलनीय रहा है। इस कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य कौन थे? तो यानी कह रहे हैं कि जो हिंदी के विकास में जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता है
उसका योगदान बहुत ही इनक्रेडिबल रहा। लेकिन इस कॉलेज के तत्कालीन उस समय के प्रिंसिपल या प्राचार्य कौन थे? तो वो थे गिलक्राइस्ट, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार जो है वो पूछा गया है, तो इसे आप सर्कल कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर जो है वो कब प्रकाशन हुआ? वो था 1945, 1945 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15वां, अदालतों में हिंदी का प्रवेश कब हुआ? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है वो एस्टेट इत्यादि में जो है वो पूछा गया था। तो सबसे पहले जो है वो एक बार देखें इसको। देखिए, वो कहना चाह रहे हैं अदालतों में हिंदी का जो प्रवेश था वो 1898 यानी ब्रिटिश काल के अंदर ही जो है वो शुरू हो गया था। तो उस जमाने में भी हिंदी जो है चाहे वो किसी भी रूप में थी वो प्रयोग में लाई जाती थी। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? एक ध्यान दीजिएगा, सबसे जो प्रमुख बात है, अगर कहीं प्रथम आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को तो बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। ठीक जी, चलिए। तो ये कह रहे हैं कि नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? वो थे वेणी प्रसाद, जो कि हमारे जो ग ऑप्शन है या सी ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है। 17वां प्रश्न है, इलाहाबाद में हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई? क्योंकि देखिए, इलाहाबाद को प्रयाग पहले कहते थे, लेकिन बाद में उसको इलाहाबाद रखा, पुनः अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका नाम प्रयागराज रख दिया है। तो कह रहे कि हिंदुस्तानी जो अकादमी थी प्रयाग में, उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई थी 1927 में, 1927 में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क, 1927। अगले जो प्रश्न है उसे एक बार देखें। कहा है कि मुगल बादशाहों की भाषा हिंदी को किसने बताया है? क्योंकि मुगल बादशाह जितने भी थे उनके दरबार में भी हिंदी जो है वो बोली गई थी, क्योंकि हिंदी में उर्दू फारसी के शब्द भी प्रयोग में लाए गए। तो ऐसा कुछ बयान देने वाली जो है वो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो कि ब्रिटिश लोगों ने लिखी है। तो उनकी बात करें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा है कि मुगल बादशाहों की जो भाषा थी वो हिंदी थी। अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर एल.पी. ट्रेसी टोरी ने डिंगल भाषा को क्या कहा है? तो आपको ट्रेसी टोरी ने डिंगल भाषा को क्या कहा है? तो पहले डिंगल भाषा को आपको समझना है कि डिंगल भाषा क्या होती है। तो डिंगल भाषा राजस्थानी जो है वो ब्रज भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो कहते हैं कि वहाँ जो उसने बताया गवारू भाषा को, गवारू जो होती है जो देहात में और जो अनपढ़ लोग द्वारा बोली जाती है, उस भाषा को वो डिंगल कहा गया। अगला प्रश्न है 20वां, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने के लिए निम्न में से किसने योगदान दिया है? तो हिंदी को मानक मतलब है जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने अपना भरपूर योगदान दिया है? तो वो जो विद्वान है उनका नाम है किशोरी लाल वाजपेयी, जो कि हमारे ख भाग में दिया हुआ है। तो किशोरी लाल जो वाजपेयी हैं उन्होंने हिंदी को मानक रूप प्रदान करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। अगला जो प्रश्न है वो आप देखें तो देखिए,
देवनागरी लिपि में हिंदी में अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की जो सलाह थी वो किसने दी थी? अब सबसे पहले शिरोरेखा क्या होती है? शिरोरेखा होती है, जैसे मान लो मैंने लिखा कमल, और कमल अब देखो बिल्कुल खाली खाली सा है, लेकिन जो सिर पर लगाई गई जो रेखा है इसको कहा गया है शिरोरेखा। तो ऐसा कुछ सलाह देने वाले थे देवनागरी लिपि सुधार समिति जो थी, उसने कहा कि अब से जो है वो जो भी शब्द लिखेंगे उसको ऊपर लगाएंगे हम शिरोरेखा, यानी सिर पर जो रेखा लगती है उसको कहते हैं शिरोरेखा। तो दोस्तों ये थे आज के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए थे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा ये प्रयास जो है वो आपको लाभान्वित कर रहा होगा। और हमने अब चैप्टर वाइज जो है वो रिवीजन की जो प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आएगा काव्य शास्त्र, और काव्य शास्त्र के सबसे पहले वो प्रश्न आप तक पहुंचेंगे जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं, या जितनी भी परीक्षा अब तक हुई हैं कौन कौन से प्रश्न काव्य शास्त्र से बन सकते हैं, अलंकार से बन सकते हैं, तो वो आपके लिए लेकर के आएंगे। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब करिए, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जितनी भी वीडियो आपको पहुंचाई गई इन सब की अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, और वहां ज्वाइन करते ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और हमारा चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।